अस्सलाम वालेकुम। आप मेरे पीछे इस स्कर्दू की एक खूबसूरत वादी देख रहे हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान में हूँ, पिछले 12 दिनों से ट्रैवल कर रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैंने सबसे ज़्यादा नुमाया देखी है और डिफरेंस देखा है, वो है यहाँ के लोगों की बॉडी लैंग्वेज। लोगों की बॉडी लैंग्वेज, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो एक होटल का ओनर हो, चाहे वेटर हो, या फिर चाहे किसान हो जो कि खेती बाड़ी यहाँ पे कर रहा होता है। हर बंदे की बॉडी लैंग्वेज जो है वो इतनी इंस्पायरिंग है, इतनी पॉजिटिव है कि यहाँ रहते हुए मैंने अब तक कोई नेगेटिविटी नहीं देखी पिछले 10-12 दिन के अंदर। चाहे कितनी भी मुश्किलात हो, कल जो है वो हम लैंडस्लाइड में फंसे हुए थे। एक जो है वो ग्लेशियर का तोदा जो है वो नीचे आके गिरा। 6-7 घंटे तक जो है वो वहाँ पे लोग फंसे रहे, कुछ कैजुअलिटीज़ भी हुई। 2 दिन तक अगले लाइट नहीं आएगी, लेकिन मैंने किसी भी इंसान की बॉडी लैंग्वेज के अंदर कोई परेशानी नहीं देखी। इवन कि वो लोग बढ़ चढ़ के आ रहे थे, लोगों के लिए खाना लेके आ रहे थे, कहवा लेके आ रहे थे, अपनी मदद आपके तहत जो है वो लोगों की हेल्प कर रहे थे। ये बॉडी लैंग्वेज, इस बॉडी लैंग्वेज की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि यहाँ का लिटरेसी रेट जो है वो अराउंड 75 to 80% है। 80% ऑन एवरेज मैं बता रहा हूँ, कुछ इलाकों में 90% तक जो है वो यहाँ पे लिटरेसी रेट है। जगह जगह यहाँ पे गर्ल्स स्कूल है, बॉयज़ स्कूल है, कॉलेजेस हैं, और वो सारे गवर्नमेंट रन आपके स्कूल्स हैं। इस लिटरेसी रेट की वजह से इनकी इकोनॉमी के अंदर बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। यहाँ पे लिटरेसी रेट ज़्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोग हैं जो बेरोज़गारी के बहुत बड़े फैक्टर से जो है वो बच जाते हैं, यहाँ से वो मूव हो जाते हैं बाहर की तरफ, या यहीं पे अपनी इंडस्ट्री इस तरीके से उन्होंने सेटअप की हुई है कि ये ना तो किसी और सूबे के साथ डिपेंडेंट है, ना ही किसी और सूबे के साथ इनको जो है वो अपनी इस तरीके की कोई इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर कोई इनको अपनी जिसे हम कहते हैं कि किसी चीज़ का निसार करना पड़ता है। अब ये बॉडी लैंग्वेज जो है वो किसी भी खुशहाल माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपकी बिज़नेस कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी होती है। आपकी बॉडी लैंग्वेज आपको अच्छा बोलचाल, अच्छा कारोबार करने, अच्छी ज़िंदगी गुजारने में बहुत मदद देती है। पिछले दिनों हमने एशिया कप का शेड्यूल देखा। पाकिस्तान का होस्ट किया हुआ इवेंट, जो पाकिस्तान ने होस्ट करना था, वो अब श्रीलंका में होस्ट किया जा रहा है। पाकिस्तान को सिर्फ 4 मैचेस दिए गए जो पाकिस्तान में होस्ट किए जाएंगे, और उनमें से सिर्फ 1 मैच पाकिस्तान के, बाकी 3 मैचेस बहुत ही कमज़ोर टीम यानी कि नेपाल और अफगानिस्तान जैसे टीम्स के साथ है जो पाकिस्तान में होस्ट हो रहे हैं। बाकी तमाम मैचेस जो क्रूशल मैचेस हैं, पाकिस्तान के मैचेस हैं, वो सारे के सारे श्रीलंका में। यही मैचेस अगर पाकिस्तान में होते तो पाकिस्तान को इकॉनमी के लिहाज से जितनी ज़्यादा फ़ायदे होते, उनको यहाँ पे हम डिस्कस भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक बड़ा एक ग्लोबल इवेंट था। रीजनल हिसाब से भी बहुत उसके अच्छे डिप्लोमेटिक जो है वो उसके असरात हमें देखने होते हैं। फिर उसके साथ साथ हमने आईसीसी का प्रोमो देखा, जिसमें बाबर आजम यानी कि पाकिस्तान के नंबर 1 बैट्समैन को इग्नोर किया गया। पाकिस्तान का कोई प्लेयर वहाँ पे मौजूद नहीं था सिवाय शाहीन शाह अफरीदी के। उनको भी मेरे ख्याल में 2 से 30 सेकंड का जो है वो सिर्फ उसमें दिखाया गया है। और इस सब की जो सबसे बड़ी वजह वो है बीसीसीआई। बीसीसीआई इस वक्त पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल बोर्ड है, और उस पावरफुल बोर्ड के पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, एक डॉक्यूमेंट है, जिनके ऊपर हम लोग शायद यहाँ पे 1 घंटा भी डिस्कस करें तो वो कम हो जाएगा। कुछ 3 बेसिक पॉइंट है जिनके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ पे तो रीज़न ये नहीं है कि पीसीबी फेल हुआ। पीसीबी के फेल होने की भी बहुत सारी रीज़न्स हैं, उनमें से मैं 2 रीज़न्स यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ। किसी भी मुल्क के अंदर कोई भी इदारा तब तक काम नहीं कर सकता जब तक वहाँ पे स्टेबिलिटी ना हो और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशंस अच्छी ना हो। हमारे पास स्टेबिलिटी का हाल ये है कि हमारे पास पिछले 1 साल के अंदर 3 चेयरमैन जो है वो चेंज हुए हैं पीसीबी के अंदर। अभी फीफा का भी एक जो है वो एक सिनेरियो चल रहा है कि फ़ीफ़ा के जो आपके जो चेयरमैन लगाए गए थे, सॉरी फ़ीफ़ा की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, जो पाकिस्तान का फुटबॉल बोर्ड है उसके जो चेयरमैन लगाए गए थे उनको करप्शन की बुनियाद पर फ़ीफ़ा ने निकाल दिया है, और फ़ीफ़ा ने अपना एक बंदा, अपना एक नुमाइंदा जो है वैसे चेयरमैन, एक्टिंग चेयरमैन जो है वो नाफिक किया गया है, और उनको वो अपनी ड्यूटीज़ देने, और उसके ऊपर बोर्ड के ऊपर एक सरापा एहतजाज है कि हमारे बंदे को हटा के आप लोगों ने अपने बंदे को लेकर आ गया, और फ़ीफ़ा बैन भी कर चुका है हमारे बोर्ड को। यही चीज़ें पीसीबी के साथ हैं। पिछले 1 साल के अंदर 3 लोग आए, 2 उनमें से सहाफ़ी थे, और जो है वो एक सहाफ़ी थे, एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, वो बिजनेसमैन भी हैं। मैं ज़काशा साहब की बात कर रहा हूँ। नजम सेठी साहब जो है वो सहाफ़ी हैं, उनका सहाफ़त से ताल्लुक़ है। और एक ही जो आपके थे रमीज़ राजा, जो वो ख़ुद जो है उनको निकाला गया, वो पॉलिटिकल उसकी रीज़न्स थी, वो मैं डिस्कस यहाँ नहीं करना चाहूँगा। उसके साथ साथ हम आगे देखते हैं तो हमने देखा कि पीसीबी के पास फाइनेंशियल इसलिए नहीं है कि उनके पास पॉलिसीज़ नहीं है। किसी भी इदारे को काम करने के लिए पॉलिसीज़ चाहिए होते हैं। हमारी पॉलिसीज़ सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिक्स की बुनियाद पे होती हैं। पॉलिसीज़ यहाँ से बनाई जाती हैं कि हमारे पॉलिटिकल टेन्योर के अंदर जो काम होगा हम उस हिसाब से पॉलिसीज़ बनाएंगे, फिर दूसरा जो आएगा वो अपनी पॉलिसीज़ बनाएगा। यही हमारी इकोनॉमी की हालात हैं। तो पीसीबी की जो सबसे बड़ी रीज़न है वो फाइनेंशियल अच्छे मॉडल ना होने की वजह से है। वो ये है कि आपके वहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, वहाँ पे पॉलिसीज़ का तसलसल नहीं है।
अब आते हैं बीसीसीआई के ऊपर, क्योंकि पीसीबी के फेलियर से ज़्यादा बीसीसीआई का पावरफुल होना रीज़न बना है इन दो इवेंट्स के जो हम अपने सामने देखें, एशिया कप और एचसीसी का प्रोमो। तो अब हम जानेंगे कि बीसीसीआई किस तरीके से इतना पावरफुल बन चुका है, किस तरीके से दुनिया का सबसे ज़्यादा जो है वो एक मजबूत स्पोर्ट्स बोर्ड है। इसकी 3 बेसिक रीज़न्स हैं। इनमें से सबसे बड़ी जो रीज़न है वो ये है कि बीसीसीआई के जो इवेंट्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं। उनके पास इतना पैसा है, उनके पास इतनी स्पॉन्सरशिप्स हैं, वो बड़े-बड़े इवेंट्स अपने पास करवाते हैं और दुनिया भर के प्लेयर्स उनके पास जाते हैं। ज़ाहिर है जब करोड़ों अरबों रुपए आपको मिल रहे होंगे एज़ अ पे ऑफ सालाना और उसके बाद फिर पर मैचेस के हिसाब से, तो हर प्लेयर चाहेगा वो प्रायोरिटी अपनी इंडिया को दें। और फिर जब बात आती है आईसीसी में उनको सपोर्ट करने की, तो वही प्लेयर्स फिर अपने उन प्लेयर्स के बोर्ड जो हैं वो फिर सपोर्ट कर रहे होते हैं बीसीसीआई को। दूसरा रीज़न ये है कि इन आईसीसी के जितने भी इवेंट्स होते हैं, जितने भी इवेंट्स हो, चाहे वो न्यूजीलैंड श्रीलंका के मैच हो रहा हो जिसमें इंडिया से कोई ताल्लुक नहीं है जिसका, वो सब के सब स्पॉन्सरशिप हो रहे होते हैं इंडियन कंपनीज़ के थ्रू। इंडियन कंपनीज़ के पास इतना ज़्यादा पैसा, अगेन उसके पीछे एक पूरी हिस्ट्री है, किस तरीके से 1991 के बाद फाइनेंशियल मॉडल स्ट्रॉन्ग किया गया, तसलसल के साथ वही फाइनेंशियल मॉडल अपनाया गया और किस तरीके से अपने मुल्क को जो है वो फर्स्ट दर्जे पर रखा गया, बाकी सब चीज़ें बाद में आ गई। तो इन चीज़ों को रखते हुए जो कंपनीज़ हैं वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी हैं, इतनी पावरफुल कंपनी, इतनी बड़ी कंपनीज़ होंगी, उनके पास इतना पैसा है कि वो जहाँ चाहे जिस इवेंट में चाहे स्पॉन्सरशिप कर सकती हैं। तो अगेन वही वाली बात आ गई, जब किसी बोर्ड की इवेंट के ऊपर आप स्पॉन्सरशिप करोगे, जैसे श्रीलंका बांग्लादेश का मैच हो रहा होगा, उसके अंदर अगर कोई इंडियन कंपनी स्पॉन्सरशिप देगी, तो जब बात आएगी लॉबिंग की, तो लॉबी क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिकली पैसे की वजह से। जिसके पास पैसा होता है या आपके पास भी होगा, अब अपने लोग आसपास देखोगे तो सबके पास ये होगा, जिसके पास पैसा होगा उसको सलामी होगी। आपके पास आज पैसा है, सब आपके दोस्त बन जाएंगे। जब आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके साथ से दोस्ती ख़त्म हो जाएगी। तो यही फिर बीसीसीआई के साथ होता है कि जैसे छोटे छोटे बोर्ड्स हैं, उनके जब प्लेयर्स आते हैं, उनके इवेंट्स उनके पास हो रहे होते हैं, वो सब के सब पर सपोर्ट करने लगते हैं बीसीसीआई में। यही हुआ जब एशिया कप की बारी हुई, जब उन्होंने कहा कि वेन्यू चेंज करना है, तो श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान सब ने उनका साथ दिया, क्योंकि वो मजबूर हैं, उनके पास पैसा नहीं है और उनके पास सब के सब पैसे आते हैं बीसीसीआई के। यही हमारा तीसरा रीज़न है। हमारा तीसरा रीज़न ये है कि बीसीसीआई जो है वो छोटे छोटे बोर्ड्स जो हैं, जितने भी स्मॉल बोर्ड्स हैं, अफगानिस्तान, श्रीलंका, आपके नेपाल, एशिया के रीजन की मैं बात कर रहा हूँ, वो सब के सब, इवन वेस्ट इंडीज़ की आप बात करें, बहुत गरीब मुल्क है, वहाँ पे क्रिकेट इतना ज़्यादा पैसा नहीं कमाता, तो सब के सब इंतज़ार कर रहे होते हैं बीसीसीआई के ऊपर और उनकी कंपनीज़ के स्पॉन्सरशिप के ऊपर। तो फिर अगेन वही रीज़न आ गई, लॉबिंग क्रिएट हो जाती है। तो वही चीज़ें आईसीसी के इवेंट के अंदर हुई। आईसीसी का जो मेन स्पॉन्सर जो है आपका वर्ल्ड कप का स्पॉन्सर है, वो आपका एक इंडियन कंपनी है। तो इंडियन कंपनी जो बोलेगी भाई मेरे 10 प्लेयर्स दिखाओ, पाकिस्तान का एक प्लेयर भी आना चाहिए, तो 10 सेकंड के लिए, तो वो उनकी बात मानेगा। तो अगेन आपके पास पैसा है, पाकिस्तान से का ग्लोबल इवेंट्स के अंदर इतना ज़्यादा शाइन ना करना, चाहे वो कितनी भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दे, किसी को प्रमोट नहीं किया जाता पाकिस्तानी प्लेयर्स को। उसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान का गरीब होना, पाकिस्तान की इकॉनमी पॉलिसीज़ का स्ट्रॉन्ग ना होना, फाइनेंशियल पॉलिसीज़ के साथ साथ स्टेबिलिटी ना होना इदारों के अंदर, और इदारों की पॉलिसीज़ का ना होना। किसी भी इदारे की पॉलिसीज़ जब तक नहीं होंगी, चाहे वो कोई भी आ जाए, XYZ प्राइम मिनिस्टर हो, पॉलिसी अगर सेम रहेगी, वो काम तसलसल के साथ करता रहेगा। वरना वही होगा, 1 साल में 3 चेयरमैन हैं, चेंज होते रहेंगे, वो अपने अपने काम आके करते दिखाएंगे और वो फिर हम उसका फिर कुछ कर नहीं सकते। तो बीसीसीआई के पास पैसा है, ये सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से आईसीसी का वर्ल्ड कप प्रोमो हो, चाहे एशिया कप हो, हम हर जगह हेल्पलेस हैं, हम हर जगह मजबूर हैं और हमें दूसरों की माननी पड़ती है। तो दुआ करते हैं कि हमारे सियासतदान और हमारे लोग जो हैं वो इस तरह से अपने मुल्क के लिए काम करें कि हमारे मुल्क के पास इतना पैसा हो, इतनी स्टेबिलिटी हो कि दूसरे इवेंट्स के लिए हमें दूसरों का मोहताज ना होना पड़े। बहुत शुक्रिया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कि हम लोग अच्छे तरीके से ग्रो करते रहें, हमारा मुल्क ग्रो करता रहे। अल्लाह हाफ़िज़।